हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, लगभग 20 ऑब्जेक्टिव जितना भी हमने आपको पढ़ाया था, अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उस लेक्चर के मदद से अगर आपने उस लेक्चर को पूरे सिक्वेंसली और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा होगा तो उन सारे ऑब्जेक्टिव को आप हल कर पा रहे होंगे। क्योंकि हमारा पढ़ाना ही मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाए भी कि केमिस्ट्री को कैसे जिया जाता है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट आपका बन जाए जो आपको हमेशा अच्छा लगे और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाए। आज जो हमारा आपको याद होगा पार्ट नंबर 9 में हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे HW के तौर पे, जब हम हेनरी स्थिरांक और विलेयता के से संबंध बता रहे थे आपको। उस समय हमने आपको बहुत हेनरी के नियम की सीमाएं भी बताया था उसमें। तो उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, याद है आपको? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि जितने भी क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था उस वाले वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो बिहार बोर्ड में पूछे गए थे। बिहार बोर्ड में और साथ साथ यूपी बोर्ड में पूछे गए थे। तो उन सारे सवालों को हमने बोला था कि आप क्या कीजिएगा, उसको बना के लाइएगा, ठीक है ना। और बना के आप कब ला सकते हैं? जब आपने पूरी बढ़िया से इन सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखा है। तो अगर आपने वाकई में इस लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सभी को मैंने होमवर्क में दिया था आपको, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप खुद को ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें, ठीक है। और उस तरह ही हम आपको टारगेट दे रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आप अगर करते जाते हैं तो वाकई में केमिस्ट्री से अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि हेनरी के नियम को लिखे, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, हेनरी के नियम को लिखे। दूसरा जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था हेनरी के नियम के बाद से, एनॉक्सिया क्या है, ये बताया था। ये आपको देखिए जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं ये हेनरी के नियम को लिखे, ये बिहार बोर्ड 2017 और 21 में पूछा गया है। उसके बाद से एनॉक्सिया क्या है, ये आपका बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है गोताखोर के टैंक में हीलियम गैस को क्यों मिलाई जाती है, ये भी आपके बिहार बोर्ड का ही सवाल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप हेनरी के नियम क्या है, इसकी गणितीय रूप को लिखे, ये आपका यूपी बोर्ड में 2018 और 2022 में पूछा गया है। तो हेनरी के नियम क्या है और इसके गणितीय रूप को लिखे, ये यूपी बोर्ड के 2018 और 2022 में आपसे पूछा गया है। फिर आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड के 2020 में कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हेनरी के नियम की 2 सीमाओं को लिखे, तो ये पूछा गया था यूपी बोर्ड के 2019 और 2023 में। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये 7 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम गैस यानी He का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपकी यूपी बोर्ड 2017 और 2021 में पूछा गया है। फिर एक और क्वेश्चन है जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज क्यों रहते हैं, ये बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हेनरी स्थिरांक और गैस की विलेयता में क्या संबंध है, ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड में पूछा गया जाता है बार बार। अगला जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन 5 अंक के सवाल है, ठीक है। तो 5 अंकों के सवाल में एक सवाल पूछा गया गैसों की विलेयता से आप क्या समझते हो, हेनरी के नियम की व्याख्या करें और इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये आपका बिहार बोर्ड 2015 और 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए, ये आपका यूपी बोर्ड के 2015, 2018 और 2024 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम क्या है, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोगों को लिखिए। ये भी आपका बोर्ड मॉडल सवाल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछेगा। ये भी जो सवाल है गैसों की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हैं और हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए
और इसके प्रमुख अनुप्रयोगों और सीमाओं को लिखिए। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। तो आपको अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया है, इन सभी क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ही आपको ये बात पता होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जो भी बच्चा अगर अभी से यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक किया है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पूरा स्टार्टिंग से देखना शुरू करेगा। जब तक वो शुरू से नहीं देखेगा उसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। ये समझ लो, अगर तुमको वाकई में केमिस्ट्री सीखना है तो तुमको स्टार्टिंग से देखना होगा। तो ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये जितना क्वेश्चन हमने आपको दिया था, उम्मीद है आपने अगर वीडियो को अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसको लिखा होगा। आइए आपने जो लिखा है और क्या इसका सही आंसर हो सकता है, किस टाइप से बोर्ड में लिखेंगे कि हमको अधिक से अधिक मार्क्स मिले, उस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2017 और 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हेनरी के नियम को लिखें। तो आपको उत्तर लिखना कैसे, सबसे पहले उत्तर लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा हेनरी का नियम, ठीक है। और फिर हेनरी के नियम को समझाना है यहाँ पे कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हमने क्या बोला, आपको हमने पढ़ाया था ना कि किसी गैस की विलेयता क्या होती है, हमें बताया था हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब जो P समानुपाती होगा S के, ये समीकरण 1 हो गया। यानी अगर आंशिक दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, अगर आंशिक दाब घटेगा तो विलेयता भी घटेगी। फिर हमने आपको एक और स्टेटमेंट समझाया था कि एक डाल्टन ने क्या बोला था, किसी बिलियन गैस का मोल अंश जिसको हम कहते हैं एक्स गैस, है ना, मोल अंश को क्या कहते हैं, एक्स गैस, उस बिलियन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के, यानी आंशिक दाब यानी P के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की आंशिक दाब की बात करें हम, तो वो सीधा समानुपाती होगा मोल प्रभाज यानी मोल अंश के या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। अब जैसे ही आप इस वाले चिन्ह को हटाते हैं तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है KH। जैसे P बराबर आएगा KH आएगा, KH और फिर मोल प्रभाज गैस का, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए P समानुपाती है X गैस के, फिर लिखा P, जब इस चिन्ह को हटाया हमने तो यहाँ पे बराबर और KH आ गया, ठीक है, इंटू X गैस। अब यहाँ पे हमने इस चीज को समझा दिया है, जहाँ P जो है वो गैस का आंशिक दाब है, X गैस जो है विलियम में गैस का मोल प्रभाज है, और KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो अगर आप इस टाइप से बोर्ड में अपने लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेगा। तो हमने आपको कैसे बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। तो अगर आप पूरे बढ़िया से हेनरी के नियम को समझ लिए हैं तो आप ऐसे जब लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो पहला सवाल जो था हेनरी के नियम को लिखे, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमने आपको ये भी बता दिया कि जो कुछ पूछा गया क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 2017 और 21 में, उसका एक सटीक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा, एनॉक्सिया क्या है। 2 नंबर सवाल यही था कि एनॉक्सिया क्या है। तो हमने पूछा आपसे एनॉक्सिया क्या है, ठीक है। तो एनॉक्सिया को समझते हैं। ये बोला है, देखिए जब हमने आपको ये सारा चीजें जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, अभी जो आपको हम केवल इस पूरे चीज को डिटेल में हमने समझा है अपने पूरे इस पिछले वाले लेक्चर में। तो अगर आप शुरू से देखेंगे, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको ये वीडियो वाकई में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर बीच से आप वीडियो देखना शुरू किए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को बताया। एनॉक्सिया क्या है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, गैस की द्रव में विलेयता क्या है, हर चीज़ को एक एक तरीका से बढ़िया से समझाया है। तो आप पहले वीडियो में जाके जरूर वॉच करें। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, इसका आंसर क्या होगा, जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो अधिक ऊंचाई पर जैसे जाएगा तो उस पर लगने वाला दाब जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। जब दाब कम हो जाएगा तो हम जानते हैं हेनरी के नियम से
कि अगर दाब जो होता है वो सीधा समानुपाती है एक्स गैस के, या दाब जो होता है वो सीधा समानुपाती है विलेयता के। किसके समानुपाती है? विलेयता यानी एस के। यानी अगर दाब कम हो गया तो इसका मतलब जो गैसों की, यानी हमारे रक्त में कौन सी गैस को घुलना जरूरी है? रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी हमारे रक्त में जो है ऑक्सीजन कम घुलने लगता है। और जब ऑक्सीजन कम घुलेगा तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे अंदर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही लेके जाता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। तो ऊर्जा ही कम नहीं बनेगा, यानी कम ऑक्सीजन पहुंचा है, इसका मतलब कम ऊर्जा बनेगा। जब कम ऊर्जा बनेगा तो जिसके वजह से चक्कर आएगा, बेहोशी होगी, और ऐसी स्थिति ज्यादा देर तक बनी रहेगी तो मृत्यु तक भी हो सकती है। इसी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हेनरी के नियम से P जो होगा वो KH इंटू एक्स गैस होगा। अगर P कम होगा तो O2 गैस की जो घुलनशीलता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। P के कम होने का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस की जो विलेयता या घुलनशीलता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये था आपका एनॉक्सिया। तो आप एनॉक्सिया को ऐसे लिखेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, गोताखोर के टैंक में हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? तो गोताखोर के टैंक में हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? तो देखिए हमने उसका आंसर क्या लिखा है कि गोताखोर जब N2 और O2 से भरा सिलेंडर ले जाते हैं तो गहराई में जाने पर दाब अधिक होने लगता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये समुंदर है, ठीक है, ये मान के चलिए समुंदर है। तो समुंदर में जब बात करें तो गोताखोर जो होता है, गोताखोर की बात किया जाए तो गोताखोर में क्या होता है कि गोताखोर जब ऐसे जाएगा अंदर, गोताखोर तो जब अंदर जाता है तो उसके क्या होता है, उसमें दाब अधिक लगने लगता है। दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा। तो दाब अधिक होता है तो उसके अंदर, उसके रक्त वाहिनियों में यानी ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत बढ़िया से घुलना शुरू हो जाएगा। जब बहुत बढ़िया से घुलेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी, अच्छा ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही तो ढोक लेके जाता है और दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा बनाने लगती है। अगर आपके अंदर दाब ज्यादा हो गया, आपके शरीर पे दाब ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि आपके अंदर ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाएगी तो इसमें आपको ऊर्जा बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही गोताखोर यानी स्कूबा डाइवर्स जैसे ही ऊपर आना शुरू करता है तो अब देखो दाब क्या होगा? कम होगा। तो दाब कम होगा तो जो O2 है या N2 है, इसकी घुलनशीलता, O2 तो घुलता नहीं है, लेकिन O2 और N2 की जो घुलनशीलता होगी वो क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। और जैसे ही कम होने लगेगी तो क्या होगा? तो अब क्या होगा कि उसके रक्त वाहिनियों में जब दाब कम हो जाएगा तो रक्त वाहिनियां होगी, रक्त वाहिनियों में N2 के कारण या O2 के कारण बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बुलबुले बनेंगे तो क्या होगा? उसको एक भयानक दर्द होगा, दर्द होगा, उसको हम कहते हैं गांठे या बेंड्स। तो अब चलिए इस पूरे कहानी को हम पढ़ देते हैं आपको बढ़िया से। कह रहा है कि गोताखोर N2 और O2 से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, गोताखोर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं। गहराई में जाने पर दाब अधिक होने के कारण ये गैसें रक्त में बहुत अधिक घुल जाती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घटने लगता है और इन गैसों की घुलनशीलता भी घटने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम से P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा एक्स गैस के, ठीक है। तो इन गैसों की बुलबुले रक्त के अंदर बन जाते हैं और एक भयानक दर्द होता है जिसे हम कहते हैं गांठ। क्या कहते हैं? गांठ। इसीलिए गोताखोर सिलेंडर में O2 और O2 के बजाय हीलियम गैस मिला दी जाती है, जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है। इनकी रुधिर में घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये बुलबुला बनेगा नहीं, तो बुलबुला बनेगा नहीं तो उसको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो उसको गांठ वाली समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए हीलियम को मिला देते हैं ताकि वो कम घुलता है ना। हीलियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हीलियम गैस क्या होता है? कम घुलता है। H2 भी क्या होता है? कम घुलता है। ये सब गैसें बहुत कम घुलती है, ठीक है ना। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का लिखने का सही तरीका। अगला सवाल है हेनरी का नियम क्या है? क्वेश्चन देखिए, हेनरी का नियम क्या है और इसके गणितीय रूप को लिखिए। ये यूपी बोर्ड के 2018 और 2022 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखना है, मॉडल आंसर समझिएगा। सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि हेनरी का नियम, हेडिंग डाल दीजिएगा हेनरी का नियम, और लिखिएगा इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1803 में किया था। आप ये बताइएगा कि हीलियम जो हेनरी का नियम है वो किसने दिया था? विलियम हेनरी ने। कब दिया था? 1803 में।
इस नियम में किन किन चीज़ों के बीच संबंध को स्थापित किया गया है? तो यह नियम किसी गैस का दाब यानी दाब हो गया और उसकी विलेयता यानी विलेयता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं के बीच संबंध को बताता है। यानी हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम है वो दो चीज़ों के बीच संबंध को स्थापित करता है। एक तो हो गया गैस का दाब और एक हो गया विलेयता या घुलनशीलता के बीच क्या करेगा, संबंध को बताता है। अब हेनरी ने क्या नियम दिया? तो हेनरी ने नियम दिया कि स्थिर ताप पर, यानी ताप को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। ताप को आप बढ़ाना घटाना नहीं है, ताप को क्या कर दो, फिक्स कर दो। और किसी विलायक के निश्चित आयतन यानी आयतन को भी क्या कर दो, निश्चित कर दो, में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होती है। यानी P जो होगा वह सीधा समानुपाती होगा S के। P जो होगा वह सीधा समानुपाती होगा किसके, S के, है ना, सीधा समानुपाती हो जाएगा S के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये समीकरण निकाल लिए। P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा S के। P मतलब क्या होता है, गैस का आंशिक दाब। S मतलब क्या होता है, विलेयता। फिर आगे जाकर इसके बारे में और बातें बोला गया कि ये बोला गया कि किसी बिलियन गैस का मूल अंश, किसी बिलियन गैस का मूल अंश, किसी बिलियन गैस का मूल अंश, यानी मूल अंश को क्या कहते हैं, एक्स गैस कहते हैं। उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब यानी P का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, P का सीधा समानुपाती होता है। किसी बिलियन गैस का मूल अंश यानी एक्स गैस उस बिलियन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब यानी P के सीधा समानुपाती होता है। तो इसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया। P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा एक्स गैस के। देखिए ये लिखा है। जब इस P को हटाते हैं यानी इस चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर में KH आता है और x इंटू गैस आता है। और फिर हमने क्या किया, सभी को बता दिया कि P क्या है। P जो है वो गैस का आंशिक दाब है, x गैस जो है बिलियन में गैस का मोल प्रभाज है और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने हेनरी का नियम समझा दिया। अब इसका गणितीय रूप भी आपको बताना होगा, तो ये चीज़ हमने बता भी दिया यहाँ पे गणितीय रूप। P बराबर क्या होगा, KH इंटू एक्स गैस। अगर आप चाहते हैं तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जो मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो, जैसे मान लो Na निकाल रहे हो, देखना, अगर आप XA निकाल रहे हो तो उसका मोल ऊपर रखो और बाकी टोटल मोल कर दो। क्या कर दो, टोटल मोल। अगर आप XB निकाल रहे हो तो क्या करना, NB ऊपर, B का मोल ऊपर और बाकी कुल मोल क्या कर दो, नीचे। बस यही तरीका हमने यहाँ भी अपनाया है। देखिएगा, जहाँ पे हमने बोला कि यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, P बराबर KH इंटू इसका मोल प्रभाज ये है ना एक्स गैस, इसको हम लिख सकते हैं N गैस बट्टे NT, और NT क्या है, कुल मोल अंश है। क्या है, कुल मोल है, कुल मोल है, अंश नहीं है, कुल मोल है। क्या है, कुल मोल है। तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख के आपको समझा भी दिया कि जो P बराबर होगा KH इंटू एक N गैस बट्टा NT, और NT क्या है, कुल मोल है। तो ये आपका पूरा का पूरा हेनरी का नियम का गणितीय रूप हो गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताप बढ़ाने पर, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता पर प्रभाव क्या पड़ता है। यूपी बोर्ड के 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता घट जाती है। जितना आप ताप को बढ़ाओगे उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम, घट जाएगी। हमने आपको समझाया था गैसों की द्रव में विलेयता, याद है आपको ये टॉपिक। तो गैसों की द्रव में विलेयता पे हमने आपको बताया था गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने आपको बताया था गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, है ना, और शोषण गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसका विलेयता ज़्यादा होगी। फिर हमने बताया था ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, लेकिन H2 और हीलियम ये दो में क्या होता है, विलेयता, जिस ताप को देंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये सारे चीज हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो हम यहाँ पे बस इतना ही बता रहे हैं आपको कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता घटती है, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अगर अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यानी जब गैस द्रव में घुलती है तो ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर। अब देखिए, एक अभिक्रिया भी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आप इस तरह लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है।
तो हमने लिखा है H2O प्लस CO2, ये मिलके क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। और देखिए ऊष्मा निकला है ना बाहर, तो इसलिए कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। सामान्यतः अगर हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता हमेशा घटती है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं जो हमने आपको उस वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोर्ड में पूछा गया है कितनी बार, तो 2 बार पूछा गया है। पूछा गया कि हेनरी के नियम की 2 सीमाओं को लिखें, 2 सीमाओं को लिखें। हेनरी के नियम की 2 सीमाओं को लिखें, 2019-2023 में पूछा गया। इसमें 2 ही सीमा पता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे जितनी सीमाएं होती है उन सभी को हमने आपको लिख कर दे दिया है, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, तो आप बनाने में सक्षम होंगे। हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है, दाब बहुत अधिक न हो। हमने आपको बताया था कि हेनरी का नियम कभी भी बहुत अधिक दाब पे काम नहीं करता है, इसमें दाब बहुत अधिक न हो, यानी दाब जो होगा वो बहुत अधिक नहीं रखना है आपको। यानी बहुत अधिक अगर आपने किसी बिलियन पे दाब लगा दिया है और वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हेनरी का नियम को हम अप्लाई कर दे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि हेनरी का नियम बहुत अधिक दाब पर काम नहीं करता है। अगला जो है, ताप बहुत कम ना हो, यानी ताप भी जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो भी बहुत कम मत रख दो। बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये हेनरी का नियम काम नहीं करता है। गैस की विलेयता कम होनी चाहिए, यानी कोई भी अगर गैस को हम घोल रहे हैं द्रव में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी विलेयता बहुत अधिक होगा तब काम नहीं करेगा, बहुत कम कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। और अगला जो है, गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करे, मतलब ऐसा गैस मत ले लीजिए जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर वो अभिक्रिया कर लेगा तो वहाँ पे हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। दूसरा, आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए कि गैस को हमने द्रव में घोला, तो उसका मोलिकुलर जो स्टेट है वो बदलना नहीं चाहिए। जो जैसा पहले मॉलिक्यूल था वैसा ही मॉलिक्यूल रहना चाहिए, ना कि मॉलिक्यूल टूट जाए और टूट के कुछ नया बना दे, या मॉलिक्यूल जुट कुछ उससे जुट के कुछ नया बना दे। ये टूटना नहीं चाहिए, जुटना नहीं चाहिए। यानी उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यानी आणविक अवस्था में, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन ना होना चाहिए। यह है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं, ध्यान से याद कर लीजिए इसको, कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता कम नहीं होनी चाहिए, गैस विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करे, और आणविक अवस्था यानी एटॉमिक स्टेट में कोई परिवर्तन न हो। अगला जो क्वेश्चन है, गोताखोर के श्वसन मिश्रण में हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं। यूपी बोर्ड के 2017 और 2021 में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर हमने पीछे लिखा है, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे यही है गोताखोर वाला, जो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही आप बोल देंगे। क्या यही सेम टू सेम उसमें लिख देंगे कि गोताखोर N2 और O2 से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, और गहराई में जाने पर दाब बहुत अधिक होने के कारण ये गैसें रक्त में बहुत अधिक घुल जाती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घटने लगता है और इन गैसों की घुलनशीलता घटने लगती है, जिससे इन गैसों के बुलबुले रक्त के अंदर बन जाते हैं। और जब रक्त के अंदर बन जाएंगे तो एक भयानक दर्द की महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं बेंड्स या गांठें। तो इसीलिए गोताखोर क्या करता है, अपने N2 और O2 जो सिलेंडर है उसमें क्या मिला जाता है, हीलियम को मिलाया जाता है, ताकि रुधिर में जो ऑक्सीजन, जो मतलब कि गैसों की घुलनशीलता है वो कम हो जाए। तो ये हो गया आपका इसका भी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करे, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक क्यों रहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, देखिए अभी हमने आपको बताया कि ताप जब बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, विलेयता घट जाती है, और ताप जब घटाते हैं तो विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। हमने आपको यही बताया था। अब देखिएगा जरा, गर्म जल की अगर बात करें तो उसका तापमान ज़्यादा है। अगर उसका तापमान ज़्यादा है गर्म जल में, ध्यान समझिएगा, गर्म जल की अगर हम बात करें, गर्म जल, तो गर्म जल का मतलब तापमान क्या है, ज़्यादा। अगर तापमान ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होगी, यानी जलीय जीवों को ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं, सांस कैसे लेंगे भाई, ऑक्सीजन के बिना सांस कैसे लेंगे। तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी गर्म जल में जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी। उसी तरह अगर ठंडे जल की बात करें हम, ठंडे जल, तो इसमें क्या होगा, तापमान क्या होगा, ताप कम हो जाएगा। अगर ताप कम हो जाएगा तो O2 की जो विलेयता है
O2 की विलेयता ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ताप कम तो विलेयता ज़्यादा। तो विलेयता जब बढ़ जाएगी तो इसको घुलने में, यानी ऑक्सीजन को घुलने में कोई समस्या नहीं होगी। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुलेगा उतना ही जलीय जीवों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहेगी। तो यही कारण है कि जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल के बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। अब देखिए, तो यही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे कि हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है, इसीलिए गर्म जल में O2 की घुलनशीलता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी और गर्म जल में O2 की घुलनशीलता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम घुलेगा उसमें, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब कम ऑक्सीजन रहेगा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब ठंडा जल में ये चीज़ होती है तो ठंडा जल में क्या होता है, ठंडा जल में आप ध्यान से देखेंगे तो ठंडा जल में क्या होगा, O2 की जो घुलनशीलता होगी, O2 की घुलनशीलता ये क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जब O2 की घुलनशीलता अधिक हो जाएगी तो जलीय जीवों को सांस लेने में कम मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम मेहनत। तो कम मेहनत करना पड़ेगा तो जहाँ कम मेहनत होगा वहाँ ना वो लोग सहज महसूस करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन जो है, हेनरी स्थिरांक और गैस की विलेयता में क्या संबंध है। तो देखिए हेनरी स्थिरांक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। P बराबर KH इंटू एक्स गैस, यही था। अगर हम P को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, यानी P को हम बदले नहीं, ये फिक्स कर दे। क्या कर दे, फिक्स। तो ये जब फिक्स हो गया तो इसका मतलब दो चीज़ों का गुणा फिक्स हो गया। अगर दो चीज़ों का गुणा फिक्स हो जाता है, इसका मतलब अगर KH ज़्यादा होगा, KH क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एक्स गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि दो चीज़ों का गुणनफल अगर फिक्स हो जाता है तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और एक को घटाएंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सीधा मतलब ये हुआ कि समान अगर दाब ले लेते हैं तो जिस गैस के हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है उस गैस की विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि हेनरी स्थिरांक ज़्यादा हो जाएगा तो विलेयता को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखिए ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो P बराबर KH इंटू एक्स गैस, दाब को हमने समान कर दिया, तो KH इंटू एक्स गैस क्या हो गया, स्थिर यानी कांस्टेंट हो गया। और जब स्थिर या कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो KH होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एक्स गैस के, 1/x गैस के। यानी हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा, जिसका ज़्यादा उसकी विलेयता कम, और हेनरी स्थिरांक जिसका कम उसकी विलेयता अधिक। तो यही चीज़ हमने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आइए अगला सवाल जो देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय, जो आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए, गैसों की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हैं, हेनरी के नियम की सीमाओं व्याख्या कीजिए और उसकी सीमाओं को लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक ही चीज़ में पूछ दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसों की द्रव में विलेयता। तीसरा पूछा गया हेनरी का नियम, और चौथा पूछा गया उसकी सीमाएं। ठीक है, तो आपको देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए गए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हेनरी के नियम वाला हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया उसकी सीमाएं। तो आपको पूरे अच्छे से पैराग्राफ चेंज करके इन सभी बिंदुओं को सिलसिलेवार लिखना है, ताकि आपके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। मार्क्स को अगर गेन करना है तो आपको बिल्कुल इसको एकदम पॉइंटली लिखना होगा हर चीज़ को। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उसमें आपकी उसमें मदद करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हेनरी की गैसों की द्रव में विलेयता, तो इसको हम लोग पहले परिभाषित करेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या है। तो हमने आपको लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में, यानी अगर ताप को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिर हम वहाँ पे ले रहे हैं विलायक 100 ग्राम। तो विलायक 100 ग्राम में जितनी किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोल सकते हैं आप, या घोली जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की अधिकतम घोली गई मात्रा, किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की अधिकतम घोली गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। यानी हमने आपको 2 डेफिनेशन बताया, आपका मन है तो ये लिखिए और आपका मन है तो ये लिखिए। देखिए स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है
उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। और किसी विलयन में विलायक पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। तो यह हो गया आपका विलेयता के बारे में पहला चीज हमने क्लियर कर ली है। जो पहला क्वेश्चन था वो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब लिखना है हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हम लोग समझाएंगे कि इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1803 में किया था। यह नियम किसी गैस का दाब यानी पी, उसकी विलेयता यानी घुलनशीलता या विलेयता का संबंध को बताता है। तो हमने आपको बताया था ना कि विलेयता या और दाब के बारे में यह संबंध को बताता है। फिर इस नियम को लिखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गई गैस की विलेयता, यानी हमने क्या बताया आपको कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। यानी P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा S के। यानी पहला हम लोग समीकरण लिख लिए। फिर हम लोग लिखते हैं किसी विलयन के गैस का मूल अंश, किसी विलयन के गैस का मूल अंश, किसी विलयन के गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या, P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा X, यानी मोल प्रभाज ऑफ X, मोल फ्रैक्शन ऑफ X। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ भी लिख दिया। हेनरी का नियम में ये हो गया। अब इस चिन्ह को हटाते थे तो क्या आता था, KH, तो P बराबर KH इंटू X गैस। फिर हमने समझाया P क्या है, तो P जो है वो आंशिक दाब है और X गैस क्या है, विलयन में गैस का मोल प्रभाज, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। फिर हमने आपको ये समझाया था कि P बराबर KH और X गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, N गैस बटे NT। तो ये हमने लिख दिया N गैस बटे NT। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है और समझा भी दिया है कि NT जो होगा वो क्या होगा, कुल मोल होगा। क्या होगा, कुल मोल हो जाएगा। अब देखिए हेनरी के नियम की व्याख्या कर दिया। देखिए दो चीजें हमने बता दिया कि गैसों के द्रव में विलेयता, ये समझा दिया, और हेनरी के नियम की व्याख्या ये समझा दिया। अब हम लोग लिख देंगे सीमाएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो देखिए अब हमने लिखा है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो अब आप दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो आप शॉर्ट में नहीं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि दाब बहुत अधिक ना हो। हमने अभी बताया दाब बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैस की विलेयता कम हो, यानी आप ऐसे गैस को लेना होगा आपको जो एकदम घुले नहीं, कम घुले। और जिन गैसों की घुलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे NH3, जैसे HCl, इस पर यह नियम पालन नहीं होगा, इस पर यह नियम पालन नहीं होगा। चौथा, कि रासायनिक अभिक्रिया न हो और गैस विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया न करे। यानी हम वैसे गैस को लेंगे जो विलायक यानी द्रव के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करे, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये नियम फेल हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आणविक अवस्था में अपरिवर्तित रहे, मतलब एटॉमिक स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट उसका अनचेंज हो। यानी विलायक में घुलने के बाद गैस के अणुओं का वियोजन ना तो वो टूटना चाहिए और संगुणन ना तो वो जुटना चाहिए। यानी यही बात बोल रहा है कि अगर जो विलायक में अगर जो गैस को हम घोलना चाह रहे हैं, अगर द्रव में हम जिस गैस को घोलना चाह रहे हैं उस गैस के अणु जो है ना तो वो टूटे और ना ही जुटे, तो बस ये जब हो जाएगा तो हेनरी का नियम काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। यूपी बोर्ड के 2015, 2018 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हेनरी के नियम, पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हमने पहले ही आपको समझा दिया था कि हेनरी का नियम, इस नियम के
का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1803 में किया था। यह नियम किसी गैस का दाब यानी किसी भी गैस का दाब और उसकी विलेयता या घुलनशीलता के बीच के संबंध को बताता है। फिर हमने आपको बताया कि स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर देना, स्थिर, और किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की विलेयता, घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होते हैं। यानी जो भी निश्चित दाब पर यानी स्थिर ताप पर हम किसी भी विलायक में यानी किसी भी द्रव में गैस को घोल रहे हैं तो उस पर जो विलेयता होगी, उस गैस की जो विलेयता होगी और उस गैस पर लगने वाला जो आंशिक दाब होगा यानी पार्शियल प्रेशर होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती, यानी पी जो होगा वो सीधा समानुपाती हो जाएगा एस के। ठीक है। फिर डाल्टन ने बोला कि किसी बिलियन का गैस का मोल अंश यानी एक्स गैस उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब पी के सीधा समानुपाती होते हैं, यानी जो पी जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा एक्स गैस के। ठीक है। अब फिर क्या करना है, अब इस नियम को थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। इस चिन्ह को हटाएंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, के एच इंटू एक्स गैस। पी क्या है, आंशिक दाब है, एक्स गैस क्या है, विलियम में गैस का मोल प्रभाज, और के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक। फिर पी बराबर क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स एन गैस, पी बराबर क्या हो जाएगा, के एच इंटू एन गैस बटे एन टी, और एन टी क्या है, कुल मोल है, एन टी क्या है, कुल क्या है, मोल है, कुल मोल। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये पहला सवाल का जवाब हमने दे दिया, हेनरी का नियम क्या है, ये सवाल का जवाब हमने आसानी से दे दिया। अब हमको बताना है केवल महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा। तो आइए इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है, यानी इस नियम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो इस नियम का एप्लीकेशन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे सबसे पहला अनुप्रयोग कोल्ड ड्रिंक्स के बनाने में, यानी कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में हम हेनरी के नियम को पालन कराते हैं। ठीक है ना। तो कैसे पालन करते हैं जरा समझिएगा। जब CO2 गैस को अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है तो CO2 गैस आसानी से घुल जाता है। यानी हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, माजा, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं, है ना, इन सभी पेय पदार्थों को हम इसमें क्या मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं। और CO2 जो होता है, CO2 आसानी से मिल नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर पे यानी उच्च दाब पर क्या करते हैं, CO2 को आसानी से इसमें घोल देते हैं, किसमें, विलयन में। और घोलने के बाद हम क्या करते हैं, हम हेनरी का नियम से जानते हैं ना कि जो P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा S के, यानी अगर P बढ़ेगा तो S भी बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ेगा, दाब जो होगा विलेयता के सीधा समानुपाती होगा। दाब अगर बढ़ाएंगे तो S भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, बस इस चीज को फिगर उगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अगला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है गहरे समुद्र में। तो हमने आपको बताया था कि गहरे समुद्र में क्या करते हैं, गहरे समुद्र में हम ले जाते हैं N2 और ऑक्सीजन, यानी N2 और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसमें हम हीलियम गैस को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, इसका रीजन हमने आपको बताया था, फिर भी समझा देते हैं। देखिए कारण क्या था, कारण यही था कि गोताखोर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं। गोताखोर जो होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर को ले जाते हैं, परंतु दाब अधिक होने पे, जब गहराई में गोताखोर जाता है, स्कूबा डाइवर्स जब गहराई में जाते हैं तो होता क्या है कि उस पर दाब अधिक लगने लगता है। दाब अधिक होने के कारण यानी उनके शरीर पे दाब लगेगा अधिक, और जैसे ही दाब अधिक लगेगा तो गैसें रुधिर में बहुत अधिक घुल जाती है, यानी जो भी गैसें हैं N2 और O2 वो ब्लड में एकदम आसानी से घुल जाएगी और बहुत अधिक घुल जाएगी। परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घट जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र से बाहर आएंगे तो उन पर लगने वाला जो दाब है वो घटने लगेगा, और दाब घटेगा तो क्या होगा, इस गैसों की घुलनशीलता भी घटने लगेगी। क्योंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम से P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा विलेयता यानी घुलनशीलता के। अगर दाब घट रहा है तो घुलनशीलता भी घटेगी, तो घुलनशीलता जब घटेगी
तो इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बुलबुले ब्लड के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक भयानक दर्द अनुभव होता है, जिसे गांठ या बेंड कहते हैं। तो इसीलिए गोताखोर सिलेंडर में O2 और N2 और O2 के बजाय हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, जिससे इनके रुधिर में घुलनशीलता कम रहती है, यानी ब्लड जल्दी घुलता नहीं है, कम घुलता है। और कम घुलेगा तो जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आएगा तो इसको इस तरह की बेंड की जो समस्या है, यानी गांठों की जो समस्या है, वो कभी नहीं रहेगी। अगला जो इसको हम प्रयोग करते हैं वो एनॉक्सिया के मामले में। एनॉक्सिया, जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है, उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उस पर लगने वाला जो दाब है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। और दाब कम है तो पी, जो हम जानते हैं पी समानुपाती है इसके, जैसे ही दाब कम होगा तो इसमें रक्त में O2 की घुलनशीलता भी कम हो जाएगी, जिसके वजह से उसको चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है और मृत्यु तक भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। तो ये था आपका दूसरा, हमने आपको सवाल समझा दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेनरी का नियम क्या है और गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और फिर पूछ रहा है कि हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोगों को लिखिए। सारा चीज भी पूछ दिया है, तो जब सारा चीज पूछा है तो एक एक करके हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे हेनरी का नियम, फिर लिखेंगे गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तब जाके हमारा ये पूरा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले हेनरी का नियम कितनी बार बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। ठीक है, हेनरी का नियम, इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने किया था 1803 में। यह नियम किसी गैस का दाब यानी P और उसकी विलेयता यानी घुलनशीलता यानी S के बीच संबंध को बताता है। अब नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस की आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है, यानी P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा S के। फिर डाल्टन के अनुसार क्या बताया कि किसी विलयन गैस का मूल अंश यानी X गैस उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब P के सीधा समानुपाती होता है, यानी P के वो सीधा समानुपाती हो जाएगा S के, और P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा X गैस के। यानी हम कह सकते हैं जो P होगा वो सीधा समानुपाती होगा मूल अंश एक गैस के मूल अंश के या गैस के मूल प्रभाज के। और फिर इस नियम को हम लोग लिख देंगे, P बराबर जो होगा KH इंटू एक्स गैस। P हमारा गैस का आंशिक दाब है, X गैस हमारा विलियम में गैस का मोल प्रभाज है, और KH हमारा क्या है? हेनरी स्थिरांक। फिर हम लोग लिख देंगे कि जो P बराबर जो होगा P बराबर KH इंटू N गैस बटे NT, और NT क्या है? कुल मोल। क्या है? कुल मोल। अब देखिए यहाँ से गैसों को प्रभावित, अगला हेडिंग लिखेंगे क्योंकि पहला हेनरी का नियम हो गया ना। देखिए, हेनरी का नियम को हमने समझा दिया। अब हमको लिखना है गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसका आंसर लिख देते हैं। देखिए, तो गैसों की विलेयता या गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ऐसा लिखेंगे, निम्नलिखित हैं। फिर लिखेंगे सबसे पहले कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। बात सही है, अलग अलग जो गैसें होती है उनके द्रव में विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे O2 की बात करें हम, तो O2 की जल में जो विलेयता है वो कम होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो जल में कम घुलता है। लेकिन वही बात करें हम CO2 व HCl की जल में विलेयता अधिक होती है। अगर हम CO2 और HCl की बात करें तो इनकी जल में विलेयता अधिक होती है। तो हम वही बात तो लिखे हैं कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। जैसे O2 की कम होती है लेकिन CO2 की और HCl की ज़्यादा होती है घुलने की क्षमता जल में। ठीक है, अगला, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक। अब जिनको अवशोषण गुणांक समझ में नहीं आएगा वो कैसे इस सब बात को समझेगा? तो जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा है वो जाके पिछले वाले वीडियो को वॉच कर लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। आपको क्या है देखना होगा, गैसों के द्रव में विलेयता
उसमें आपको पूरा अच्छा से समझाया गया है। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होता है, यानी जो अवशोषण गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसकी गैसों की द्रव्य विलेयता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक। यानी अगर अवशोषण गुणांक की हम बात करें, अवशोषण गुणांक वो सीधा समानुपाती होगा विलेयता के। किसके समानुपाती हो जाएगा, विलेयता के। तो वही चीज़ हमने लिख भी दिया है कि गैस का अवशोषण गुणांक सीधा समानुपाती होता है गैसों के द्रव में विलेयता पर। तीसरा जो पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, विलायक से क्रिया करने वाली और विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है, जैसे HCl, CO2, NH3। अब ये क्या पॉइंट हुआ, कहने का मतलब ये है कि गैसों का प्रकृति में हम लोग ये सबसे पहले दिखाएंगे कि जो गैसें विलायक से क्रिया कर लेती है, क्या कर लेती है, क्रिया, यानी विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर ले, यानी रासायनिक अभिक्रिया कर ले, क्या कर ले, रासायनिक अभिक्रिया। तो जो गैसें रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है किससे, विलायक से, या वो उसमें जब हम घोलते हैं तो वो आयनित हो जाती है, यानी प्लस माइनस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे गैसों की विलेयता द्रव में अधिक होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बात करें हम HCl की, क्या किसकी बात करें, HCl की। तो HCl जो होता है, HCl की अगर बात कर रहे हैं तो HCl जो होगा ये, इसको जब जल में आप घोलोगे H2O तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो ये टूट गया ना, आयनित हो गया। तो आयनित हो गया तो इसकी घुलनशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा देखिए NH3 की बात करें, NH3 प्लस H2O, ये क्या करेगा, NH4OH बना लेगा। क्या बना लेगा, NH4OH। जब इसको आगे और बढ़ाओगे तो ये टूट जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस। इसका मतलब ये क्रिया भी किया, देखो यहाँ पे क्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आयनित हो गया। तो क्रिया प्लस आयनित, रासायनिक अभिक्रिया भी कर लिया और आयनित टूट भी गया, प्लस माइनस में आयनित भी हो गया। तो इसकी घुलनशीलता बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक। अब देखिए CO2 और प्लस H2 ये मिलके क्या बना देगा, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। तो ये इसने रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, और जो रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है उसकी गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अब इसका उल्टा देखिए, विलायक से क्रिया न करने वाली, विलायक से क्रिया न करने वाली, जो विलायक से क्रिया नहीं कर रही है, विलायक से क्रिया न करने वाली और विलायक में आयनित न होने वाली गैस की विलेयता कम होती है। सही बात है कि जो गैस जो आयनित ना हो रहा, आयनित भी नहीं हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं कर रहा है, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ऐसे गैस कौन कौन है, O2 है, N2 है, इस हीलियम है और हाइड्रोजन है। ठीक है। अब देखिए चौथा जो प्रॉपर्टी है, कह रहा है विलायक की प्रकृति। अगला हेडिंग क्या है, विलायक की प्रकृति। देखिए ध्रुवीय अगर विलायक है, यानी कोई विलायक हमने ले लिया और वह ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस अधिक घुलती है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि ध्रुवीय विलायक H2O में, H2O कैसा विलायक है, ध्रुवीय, ध्रुवीय गैसों की विलेयता अधिक होती है, लेकिन अध्रुवीय गैस जैसे O2, N2, H2 ये जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं ना, क्योंकि ये अध्रुवीय हैं। और हम जानते हैं समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक्स, यानी अगर ध्रुवीय होगा तो वो ध्रुवीय को घोलना चाहेगा, अध्रुवीय को घोलना नहीं चाहेगा। अगर वो अध्रुवीय होगा तो वो अध्रुवीय को ही घोलना चाहेगा, ध्रुवीय को घोलना नहीं चाहेगा। इसका मतलब अगर जो अच्छा है वो अच्छा के साथ रहेगा और जो बुरा है वो बुरा के साथ रहेगा। अच्छा बुरा के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन कम बैठता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने बता दिया कि अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें घुलेगा ध्रुवीय गैस। अगर ध्रुवीय गैस में अगर अध्रुवीय गैस को घोलोगे विलायक में अध्रुवीय गैस को, तो ये घुलेगा नहीं। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। ध्रुवीय गैस जैसे HCl, NH3 ये सब है जो जल में अधिक घुलनशील है, क्योंकि ये ध्रुवीय गैस है और ध्रुवीय गैस से जल में अधिक घुलनशील होती है। पांचवा ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव हम लोग जानते ही हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता घटती है, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बात सही है, क्योंकि अगर ऊष्मा पहले से ही बाहर निकल रही है तो उसमें अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो उसकी घुलनशीलता कम होगी। क्योंकि जैसे ही देखो किसी गैस में अगर ऊष्मा मान लो पहले से निकल रही है, तो अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना
तो ये रिएक्शन उल्टा पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्यों ऐसा होता है? ली चैटरियस प्रिंसिपल ने यही बोला था कि अगर किसी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या आप ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बढ़ा रहे हैं जिसमें ऊष्मा ऑलरेडी बाहर निकल रही है, तो वो ऊष्मा बाहर जहाँ निकल रही है वो क्या होगा कि अपने पिछले वाली दिशा में क्या हो जाता है, वो शिफ्ट कर जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी जब गैस द्रव में घुलती है तो ऊष्मा क्या निकलती है बाहर, नोट। ये नोट बहुत याद रखना है। जैसे एक ले लो H2 और एक ले लो हीलियम। गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर, देखो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये याद रखना कि अगर H2 ले लेंगे हम और हीलियम ले लेंगे तो भले इसकी ताप तुम बढ़ा लो लेकिन इसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि इनका जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ये हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोग अलग से ऊष्मा लगाना पड़ता है, माने खुद से हमको ऊष्मा देना पड़ता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे देखिए मान के चलिए एक अभिक्रिया लिख रहे हैं हमने A+B, अब मान के चलिए बन गया C+D, लेकिन हमको इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। तो जैसे आप ऊष्मा को बढ़ाओगे, Q का मान बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन आगे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ। खूब जितना ताप बढ़ाओगे रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसे ले लेते हैं A+B और बन गया C+D और ऊष्मा बाहर निकल रहा है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में जैसे आप अगर Q का मान बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इधर की तरफ उल्टा। तो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, उस इधर तो टूट रहा था ना, वो घुल रहा था, और जब इधर आ जाएगा तो घुलेगा नहीं। इसका मतलब उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। छवा जो प्रॉपर्टी है कि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। मान के चलिए किसी विलयन में अगर विलायक है और विलायक में पहले से आपने कोई चीज़ उसमें डाल दिया है और तब आप सोच रहे हैं कि गैसों की विलेयता बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी उसमें पहले से कोई पदार्थ है और गैसों की विलेयता अगर की बात करेंगे तो कम हो जाती है। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैस की विलेयता कम हो जाती है। सातवां जो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसी गैस का दाब उस गैस की विलेयता के सीधा समानुपाती है। हेनरी का नियम क्या है ये, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यही कहता है ना कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाव यानी उस गैस की विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। पी जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा इसके। अगर दाब को अधिक करोगे तो विलेयता भी अधिक होगी और दाब को कम करोगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे टोटल, ये आपका इसका जो आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए इसका आंसर पूरा नहीं हुआ है, अब ये हमने बताया और ये बता दिया। अब इसने पूछा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग को भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो अनुप्रयोग को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में क्या होता है, जब CO2 गैस को अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक्स के विलयन में डाला जाता है तो CO2 गैस आसानी से घुल जाती है ना, क्योंकि अधिक दाब बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। हेनरी का नियम तो यही कहता है। तो एक तो हो गया प्रयोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। दूसरा जो हो गया स्कूबा डाइवर्स यानी गहरे समुद्र में। तो गहरे समुद्र में क्या होता है, गोताखोर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर लेकर जाता है, परंतु दाब अधिक होने के कारण ये गैसें रुधिर में बहुत अधिक घुल जाती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घट जाता है। इसलिए इन गैसों की घुलनशीलता तभी घटने लगती है। इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं, खून के अंदर, और इससे भयानक दर्द होता है जिसे हम गांठ कहते हैं। गोताखोर सिलेंडर में N2 और O2 के बजाय हीलियम गैस का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसके रुधिर में जो O2 की घुलनशीलता है वो कम हो जाएगी। ये हो गया स्कूबा डाइवर्स। और तीसरा जो हो गया एनोक्सिया के मामले में। एनोक्सिया में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में O2 की घुलनशीलता भी कम हो जाती है, जिसके वजह से चक्कर, बेहोशी और मृत्यु तक भी हो सकती है। इसी को हम कहते हैं एनोक्सिया। इसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया। चलिए, और इस सेशन का आखिरी सवाल जिसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हो, हेनरी का नियम क्या है, व्याख्या कीजिए और इसके प्रमुख अनुप्रयोगों और सीमाओं को लिखें। देखिए, सबसे पहले गैसों की द्रव में विलेयता को देख लेते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता
स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब लिखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? कितने बार हम लोग बता चुके हैं इसको, है ना, कि हेनरी का नियम। इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1803 में किया था। यह नियम किसी गैस का दाब यानी P और उसकी विलेयता यानी S के बीच संबंध को बताता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होती है, यानी P जो होगा वो सीधा समानुपाती हो जाएगा S के। किसी विलयन गैस का मोल अंश X गैस उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब P के सीधा समानुपाती होती है। फिर लिखेंगे P जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा X गैस के, यानी P जो होगा बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स गैस। P होगा आंशिक दाब, X गैस होगा विलयन का मोल प्रभाज और KH होगा हेनरी स्थिरांक। फिर उसके अनुप्रयोग को लिख देना है कि पहले कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में यानी CO2 गैस को अधिक दाब पर कोल्ड ड्रिंक्स के विलयन में डाला जाता है ताकि CO2 गैस आसानी से घुल सके। तीसरा जो है गोताखोर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन पर लगने वाला दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आने की कोशिश शुरू करते हैं तो उन पर लगने वाला दाब कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी कम हो जाती है, जिसके कारण नाइट्रोजन के कारण उनके रक्त वाहिनियों में बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम गांठ कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, N2 और O2 के बजाय हीलियम का ही प्रयोग कर लेते हैं ताकि रुधिर में घुलनशीलता मीडियम रहे, यानी मेंटेन रहे। और चौथा एनॉक्सिया के मामले में जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उस पर लगने वाला दाब क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें रक्त में O2 की घुलनशीलता भी कम हो जाती है, जिसके वजह से चक्कर, बेहोशी और मृत्यु तक भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो लिखेंगे इसमें दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, गैस की विलेयता कम हो, यानी जिस गैसों की घुलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है उसमें हेनरी यानी उस पर हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। रासायनिक अभिक्रिया ना हो, यानी कोई गैस है वो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया ना करे, और उसका आणविक अवस्था यानी उसका जो मोलिकुलर स्टेट है वो अनचेंज रहे। विलायक में घुलने के बाद गैस के अणुओं का न तो उसका जुटे और ना ही टूटे। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। ये आपका पूरा का पूरा हमने जितना भी आपको होमवर्क दिया था उन सारे होमवर्क्स को हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर दिया है। अगर इस तरह आप अपने बोर्ड में लिखेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा और एग्जामिनर की नज़र में आप अच्छे एक राइटर के रूप में नज़र आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।